हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर चांदनी मैया वेलकमिंग यू टू माय चैनल डॉक्टर चांदनीज होम्योपैथी। और हमारा आज का टॉपिक है ब्लड, जिसको हम आज क्वेश्चन आंसर्स के पैटर्न में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन। तो ब्लड क्या है फ्रेंड्स? एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है जो कि दो पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें प्लाज्मा जो फ्लूइड पार्ट होता है और सेल पार्ट होता है, जिसमें हम देखेंगे उसके आगे का कंपोजिशन। तो प्लाज्मा किससे बना होता है फ्रेंड्स? वाटर और सॉलिड पार्ट से। वाटर होता है 91 to 92% एंड सॉलिड पार्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और आयनिक सब्सटेंसेस रहेंगे जो कि 8 to 9% प्रेजेंट होते हैं। वहीं जो सेल पार्ट होता है ब्लड में, उसमें होते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड? तो ब्लड वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेकिन इसमें सबसे वाइटल फंक्शंस क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो फ्रेंड्स, ब्लड में हम आगे भी देखेंगे कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन प्रेजेंट होता है वो रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनके साथ कंबाइन होके ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन कंबाइन होता है तो क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। तो वो क्या करता है? ब्लड ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज़ तक कैरी करता है, और साथ ही टिश्यूज़ से जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके साथ बाइकार्बोनेट आयंस के साथ मिक्स होकर वो क्या करती है? उसको एक्सपायर आउट करवाती है। तो ब्लड का हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो रहता है वो रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। वहीकल रहता है, जैसे कि हमने देखा कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं या जो ब्लड होता है वो कैसे एक्ट कर रहा है? वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के काम कर रहे हैं। उसके साथ ही जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वाटर बैलेंस, आयनिक बैलेंस और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करते हैं ये। साथ ही रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जैसे जैसे न्यूट्रिशन में ब्लड का इफेक्ट बढ़ेगा या सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, वहाँ पे बेसल मेटाबॉलिक रेट जो कि BMR के नाम से भी जानते हैं, वो बढ़ता है। और जब वो बढ़ता है तो उससे हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है, क्योंकि हीट जनरेट होती है। और ब्लड जो है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं सेल पार्ट में, वो डिफेंसिव एक्शंस की तरह यूज़ होते हैं। और साथ ही जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या करते हैं? कोएगुलेंट फैक्टर में, मतलब कोएगुलेशन प्रोसेस में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये सारे हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। नाउ व्हाट इज ESR? ESR इज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो एज द नेम सजेस्ट, एरिथ्रोसाइट इज व्हाट वी कॉल फॉर RBCs एंड सेडिमेंटेशन रेट इज़ जब हम कोई ब्लड सैंपल लेते हैं लेबोरेटरी प्रोसेसिंग के लिए, उसको सैंपल को हम टेस्ट ट्यूब में लेके थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही रख देते हैं, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जो सेलुलर पार्ट होता है वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा और ऊपर एक सुपरनेटेंट लेयर या फिर क्लियर लिक्विड की एक लेयर सेपरेट हो जाएगी उसमें। तो इस पूरी प्रोसीजर से हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट डिटरमाइन करते हैं, और ये जो सेडिमेंटेशन रेट है उस रेट को कैलकुलेट करते हैं हम ESR में। ठीक है फ्रेंड्स, सो एन्यूमरेट द क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स कितने होते हैं? टोटल 14 होते हैं। फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम लेवाइल फैक्टर, एक्सिलरीन, स्टेबल फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंटीसीडेंट, हैगमैन फैक्टर, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर एंड थ्रोम्बोकाइनेस। फ्रेंड्स, ये सब आपको बाय हार्ट याद करने हैं। नाउ व्हाट इज़ हीमोस्टेसिस? तो हम इसके वर्ड से समझते हैं। हीम मीन्स द ब्लड और हीमोग्लोबिन, और स्टेसिस मीन्स रुक जाना। तो क्या होता है फ्रेंड्स? किसी भी तरह का वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण कोई वेस्कुलर ब्लीडिंग होती है या कोई इंजरी होती है, उस वक्त फॉरवर्ड डायरेक्शन में सर्कुलेशन रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जहाँ इंजर्ड पार्ट होता है वहाँ पे प्लेटलेट्स का एडहेरेशन हो जाता है, एग्रीगेशन हो जाता है, और साथ ही वहाँ पे प्लेटलेट प्लग बन जाता है, जिसके कारण बाकी सारे सेल्स भी वहाँ पे हेमाटोमा लाइक इकट्ठे हो जाते हैं। सारे सेल पार्ट जो होता है वहाँ पे आके एडहेयर हो जाते हैं और फॉरवर्ड सर्कुलेशन को रोक देते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोस्टेसिस। तो ये 4 तरह से होगी। फर्स्ट इज वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंड इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड थर्ड इज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीसीज। तो रेड सेल कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी हमने ब्लड के फंक्शंस पढ़े थे उसमें आरबीसीज के ही मेन फंक्शंस हैं, तो वो ही देखेंगे। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का काम करता है। दे हेल्प टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। रेड सेल मेंटेन द आयनिक बैलेंस, ऑल्सो द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। एंड जब रेड सेल्स होते हैं वो डिसइंटीग्रेट होते हैं तो हीम और ग्लोबिन पार्ट अलग हो जाता है, और साथ ही डिसइंटीग्रेशन में वेरियस बाइल पिगमेंट्स लाइक बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन जो है वो सिक्रीट आउट होते हैं। तो ऐसे पिगमेंट्स मिलेंगे हमको उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद। नाउ डिफाइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ट्रांसफ्यूजन क्या होता है फ्रेंड्स? इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है। कब हो सकता है ये? जब या तो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हुआ हो किसी भी कारण से, इट मे बी ड्यू टू एक्सीडेंट और एनी अदर कॉज। उस कंडीशन में जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, जब हम इंट्रावीनस एडमिनिस्टर करते हैं ब्लड को किसी और की बॉडी में, उसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप। तो इम्यूनिटी जैसे हम सबको पता है, इम्यून पावर क्या होती है? हमारी रेजिस्टेंस पावर होती है। तो ये एक बैलेंस स्टेट होती है जो हम लोगों में या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली प्रेजेंट होती है, जो कि एलर्जिक या फिर फॉरेन सब्सटेंस या किसी भी तरह के डिजीज़ के अगेंस्ट हमारी रेजिस्टेंस पावर को शो करती है, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। और दो तरह की इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी विच इज़ प्रेजेंट बिफोर बर्थ, और एक्वायर्ड विच वी एक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ। तो ये भी दो तरह की होगी, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नाउ व्हाट इज़ ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग जैसे हमने हीमोस्टेसिस वाला फिनोमेना देखा था, कहीं पे भी इंजरी हुई होगी तो कुछ ही सेकेंड्स में क्या होता है कि जो ब्लड वहाँ पे एग्रीगेट हो जाता है, वो क्या करता है, अपनी फ्लूइडिटी को लॉस्ट कर देता है। मतलब वहाँ से उसकी फ्लूइड कंटेंट ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से प्लाज्मा सेपरेट आउट हो जाएगा, जिसको क्लियर लिक्विड जो रहता है उसको हम सीरम भी बोलते हैं। ठीक है। और जो सेमी सॉलिड जेली पार्ट है वो वहाँ पे अडहेयर होके ड्राई अप हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ एनीमिया एंड इट्स टाइप। ये लॉन्ग आंसर्स में भी आएगा और इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट अगर 2 to 3 मार्क्स में आएगा तो आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन एंड टाइप्स लिख सकते हैं। तो एनीमिया क्या होता है? आरबीसी की डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन एनीमिया। ठीक है फ्रेंड्स। एनीमिया इट कॉज माइट बी ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड और इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। ये और इसके कुछ भी माइनर रीजन्स है, जैसे कि या तो आरबीसी का फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रहा है, या फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन मैचुरेशन नहीं हो पा रहा है, मैचुरेशन तो हो रहा है लेकिन डिस्ट्रक्शन जल्दी जल्दी हो रहा है किसी भी रीज़न से, और डिस्ट्रक्शन भी नहीं हो रहा है तो कोई भी एक्सटर्नल इंजरी के कारण एक्सेसिव लॉस हो गया है ब्लड का, तो इससे डेवलप होता है जो डिजीज़ या सिकनेस, उसको बोलते हैं एनीमिया। दो तरह के एनीमिया क्लासिफिकेशन में देखने को मिलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एंड ईटियोलॉजिकल। इसको हम फिर फर्दर डिटेल्स में देखेंगे ज़रूर। नाउ डिफाइन प्लाज्मा प्रोटीन एंड इट्स फंक्शन। प्लाज्मा प्रोटीन इज, जो हमने प्लाज्मा पार्ट देखा था फ्रेंड्स, इसमें 91 to 92% क्या था? वाटर था, लेकिन 8 to 9% क्या था? आयनिक पार्ट था, और प्रोटीन पार्ट वहीं देखने को मिलेगा। तो उस वहाँ पे जो भी सीरम प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को ही प्लाज्मा प्रोटीन भी बोलते हैं। और उनके फंक्शंस क्या होते हैं? तो उसमें जो फिब्रिनोजन रहता है वो कोएगुलेशन के लिए एसेंशियल होता है। गामा ग्लोब्यूलिन्स जो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। जो प्लाज्मा कंटेंट होता है बॉडी में वो एसिड बेस इक्विलिब्रियम को, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड को मेंटेन करता है। ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को इन्हेंस करते हैं, साथ ही स्टेबिलिटी ऑफ रेड आरबीसीज को डिटरमाइन करते हैं, और एक रिजर्व प्रोटीन की तरह काम करते हैं। और क्या करते हैं फ्रेंड्स? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं ब्लड का। नाउ व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज। आखिर आरबीसीज डेवलप कैसे होते हैं? तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है कि जो आरबीसीज होते हैं, इसका जो सबसे फर्स्ट प्रोजेनाइटर सेल होता है उनको बोलते हैं हीमोसाइटोब्लास्ट। ठीक है फ्रेंड्स। तो हीमोसाइटोब्लास्ट जो होता है इसका प्रोजेनाइटर या हीमोपोएटिक स्टेम सेल बोलते हैं, और ये 8 स्टेजेस में डेवलप होता है। तो इसकी जो शुरू की फ्रॉम 1 to 7 स्टेजेस है, ये सारी इनसाइड द बोन मैरो डेवलप होती है, लेकिन जो इसकी लास्ट स्टेज है वो बोन मैरो से रिलीज होने के
से 2 दिन तक मैच्योर होने के बाद वो फुल्ली ग्लोन आरबीसी सेल बनता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसकी स्टेजेस एक बार देख लेते हैं सीरीज में सीक्वेंस वाइज। हीमोसाइटोब्लास्ट, देन कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, यूनिपोटेंट स्टेम सेल, नेक्स्ट इज प्रोनॉर्मोब्लास्ट, बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, नाउ ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट में क्या हुआ है, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे वहाँ पे डेवलप होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे कलर अपीयरेंस आते जाएगा। एंड लास्ट इज द रेटिकुलोसाइट फॉर्मेशन। नाउ हम लेते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन। सो फर्स्ट इज ब्लड ग्रुपिंग। तो 3 तरह की ब्लड ग्रुपिंग आज अब हम सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट इज़ ABO ग्रुपिंग, सेकेंड इज़ RH फैक्टर एंड लास्ट इज़ MN फैक्टर, जो कि बहुत लीस्ट यूज़ होती है। तो फर्स्ट देखते हैं हम ABO ग्रुपिंग में क्या होता है। हीमो एग्लूटिनेशन रिएक्शन होती है। इसमें 2 तरह के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो एग्लूटिनोजन एंड एग्लूटिनेंस। ठीक है, मतलब यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस देखने को मिलती है हमको। तो 2 प्राइमरी एग्लूटिनोजन होते हैं, टाइप A एंड टाइप B, और वहीं 2 तरह के एग्लूटिनेंस होते हैं लाइक अल्फ़ा एंड बीटा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो भी डोमिनेंट फेज में रहता है वो ब्लड ग्रुप शो करता है अपने हिसाब से। The corpuscles of a particular subject may contain only A or only B or both A or B or neither the A or no B, which is known as the O grouping. ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एग्लूटिनोजन 2 तरह के होते हैं हमने देखा, जैसे A एंड B टाइप, और ये क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। और एग्लूटिनोजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्पस्कल्स पे। वहीं जो एग्लूटिनिन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्लूटिनोजन को ही हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। और ये ब्लड कॉर्पस्कल्स के अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स में, पैनक्रियाज में, लिवर, लंग्स और टेस्टिस एक्सेट्रा अदर ऑर्गन्स में भी हमको देखने को मिलेगा। लाइक ये वाटर सॉल्युबल होता है और ये बॉडी फ्लूइड्स में डिफ्यूज़ आउट हो जाता है, इसीलिए अदर पार्ट्स में भी हमको ये देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन कैसे होगी कि जो एग्लूटिनेशन ह्यूमन बींग्स में जो ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम होता है वो इसी रिएक्शन पे बेस्ड होता है। हम कैसे देखते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है। क्या होता है कि कोई भी एंटीजन होता है वो जब स्टिमुलेट होता है तो वो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी रिलीज़ करता है, और फिर वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो रहती है अपनी एंटीजन बाइंडिंग साइट पे उसको जुड़ने के लिए ऑफर करती है। और जब अगर वो जुड़ जाता है एंटीजन वहाँ पे जाके, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लम्पिंग एक्शन बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एग्लूटिनेशन। तो जब दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में ये क्लम्पिंग एक्शन हो जाता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एग्लूटिनेशन रिएक्शन, तो उससे हम स्पेसिफाई कर पाते हैं कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है। और साथ ही ABO ब्लड ग्रुपिंग जो ह्यूमंस में देखने को मिलती है वो स्पेसिफिकली H एंटीजन के साथ देखने को मिलती है, जो कि नेचर वाइज कार्बोहाइड्रेट या फिर पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें जो ब्लड ग्रुप है वो हमको अलग ऑर्गन्स में भी मिल रहा था, डिफरेंट जगह पे, जैसे सलाइवा में, बॉडी फ्लूइड्स में, सारे सिक्रीशन में। और ये सारे जो सिक्रीशन होते हैं ये मेंडेलियन डोमिनेंट कैरेक्टर के हिसाब से कंट्रोल्ड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें ABO एंटीजन जो रहते हैं वो 2 तरह से क्लासीफाई किए हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल होते हैं और दूसरे अल्कोहल सॉल्युबल होते हैं। तो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो सारे फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट मिलेंगे, लेकिन सिर्फ जो अल्कोहल सॉल्युबल है वो सिर्फ हमको RBCs में देखने को मिलते हैं, नॉट इन अदर सिक्रीशंस। Now next question is what is erythropoiesis and factor affecting it. तो friends, erythropoiesis is the process of formation and maturation of red blood cells. ठीक है फ्रेंड, बेसिकली हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होना, रेड ब्लड सेल का रेटिकुलोसाइट तक का उसका फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होना, ये सारी प्रोसेस कहाँ देखी थी हमने, इनसाइड द बोन मैरो ऑकर होती है, और इसी पूरी प्रोसेस को बोलते हैं इरिथ्रोपाइसिस। और ये ट्रिगरिंग फैक्टर क्या होता है फ्रेंड्स इसका, जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा बॉडी में किसी भी रीज़न से, तो इरिथ्रोपाइटिन रिलीज होगा फ्रॉम द किडनी, और ये क्या करेगा, रेड सेल प्रिकर्सर्स को डिफ्रेंशिएट आउट करके उसका प्रोलिफरेशन बढ़ा देता है, और फिर एरिथ्रोपाइसिस प्रोसेस होती है, जिसमें
यूजुअली ऑकर्स इन रेड बोन मेरो, जो हम ह्यूमंस में और बर्ड्स में देखते हैं। फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट कर सकते हैं इसको, फर्स्ट इज डाइटरी फैक्टर। डाइटरी फैक्टर में जो प्रोटीन्स होते हैं, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू के जो प्रोटीन्स होते हैं, ये आरबीसीज के फॉर्मेशन के लिए नीडेड होते हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं। मेटल्स में देखेंगे तो आयरन, कॉपर, कोबाल्ट एंड ठीक है, आयरन क्या करेगा आरबीसी फॉर्मेशन को, क्यों लगता है आयरन, क्योंकि ये क्या करता है हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के सिंथेसिस को बढ़ाता है, यानी हीम पार्ट को बढ़ाता है। कॉपर क्या करता है, प्लाज्मा प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। सेल्यूलर प्लाज्मिन क्या करता है, फेरिक स्टेट टू फेरस स्टेट में कन्वर्ट करता है। सेल्यूलर प्लाज्मिन क्या करता है, ये कैटलाइज करता है एक्शन को, और ये आयरन के साथ या आयरन के साथ कंबाइन होता है बिफोर आयरन कन्वर्ट्स इनटू द ट्रांसफेरिन स्टेट। फिर कोबाल्ट क्या करता है, कोबाल्ट जो है इरिथ्रोपाइटिन को रिलीज़ करने में हेल्प करता है किडनी से, लेकिन अगर कोबाल्ट का कंटेंट ज़्यादा बढ़ गया तो ज़्यादा इरिथ्रोपाइसिस भी एडवांस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा उसका रेट, और साथ ही उसमें क्या होगा, फिर रेड ब्लड सेल का एक्सेसिव फॉर्मेशन होने लग जाएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसिथेमिया। नेक्स्ट इज हार्मोनल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एरिथ्रोपाइसिस को। फर्स्ट इज एंड्रोजन, जो कि क्या करते हैं किडनी से एरिथ्रोपाइटिन रिलीज करने में हेल्प करता है। थायराइड हार्मोन क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखता है, इंक्लूडिंग बोन मैरो सेल्स में भी क्या करता है एरिथ्रोपाइसिस को बढ़ाता है। जब हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन होगी तो एनीमिया देखने को मिलेगा, या एनीमिया एसोसिएटेड हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, और हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में हमको पॉलीसिथेमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स। तो फ्रेंड्स प्लेटलेट्स जो होता है वो सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड होता है, और इसके क्या फंक्शंस होते हैं, तो जैसे हमने देखा था हीमोस्टेसिस में, कोएगुलेशन में जो है प्लेटलेट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो किसी भी रीज़न के कारण अगर वैस्कुलर इंजरी हो जाती है, इंट्रावीनस ब्लीडिंग हो जाती है, तो ये क्या करते हैं उस ब्लड वेसल्स को डैमेज और ज़्यादा डैमेज होने से बचाते हैं, साथ ही उनकी सीलिंग करते हैं, और वहाँ पे अपना एक प्लेटलेट प्लग फॉर्म करते हैं ताकि वो जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग से बचा सकें। तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है फ्रेंड्स, 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है। अब प्लेटलेट्स बहुत स्मॉल होते हैं, बट ये क्या करते हैं, बहुत ही वाइटल फंक्शंस प्ले करते हैं टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। ये क्या करते हैं, फर्स्ट ब्लड क्लॉटिंग इनिशिएट करते हैं। जब ब्लड शेड हो रहा है तो प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और लिबरेट कर जाएंगे, जो कि प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन में, जो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिवेट कर देंगे। फिर ये कैपिलरी एंडोथीलियम को रिपेयर करने का काम करते हैं। जब अगर प्लेटलेट काउंट जो है वो 50,000 से और बिलो हो जाएगा तो वहाँ पे हमको इंटरनली कैपिलरी ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, जो कंडीशन बनती है लाइक मलेरिया में, मलेरिया फीवर में देखने को मिलती है। ये क्या और फंक्शन प्ले करते हैं देखा हमने, फर्स्ट इज इनिशिएट ब्लड क्लॉटिंग, सेकेंड इज रिपेयर कैपिलरी एंडोथीलियम, नाउ हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का फिनोमेना देखा था, जैसे कोई इंजर्ड पार्ट हो रहा है वहाँ पे जाके प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो जाते हैं और एक प्लग फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसके साथ ही फिर सारे वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स वहीं जाके एडेयर होने लग जाते हैं, और ये एक तो फर्दर सर्कुलेशन को भी रोक लेते हैं, साथ ही वहाँ पे जो ब्लीडिंग हो रही है एक्सेसिव आउटसाइड इनटू द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, उसको प्रिवेंट करते हैं। फिर हैसन द क्लॉट रिट्रैक्शन, क्लॉट रिट्रैक्शन की जो स्पीड है, ठीक है, वो कितने अमाउंट में प्लेटलेट प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है, और उस पर भी जब कितने अमाउंट में थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। तो व्हेन प्लेटलेट डिसइंटीग्रेट क्या होता है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन रिलीज होता है और हिस्टामिन लिबरेट होता है। तो ये एक तरह का वैसोकॉन्स्ट्रक्टर इफेक्ट देते हैं और हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म को हेल्प कर सपोर्ट करते हैं। नाउ इनमें कुछ सब्सटेंस होते हैं लाइक ABO ब्लड एंटीजन्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं स्पेसिफिक एंटीसेरा की प्रेजेंस में लिसिस को कम करते हैं। फैक्टर्स प्रिवेंटिंग ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड कोएगुलेशन को कौन से फैक्टर्स प्रिवेंट करते हैं,
तो ब्लड कोएगुलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है टू प्रिवेंट द इंटरनल ब्लीडिंग और एक्सेसिव ब्लड लॉस। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको कौन प्रिवेंट करता है? तो अगर कहीं टेम्परेचर लो हो रहा है तो कोएगुलेशन होना कम हो जाएगा। सेकेंडली, जो भी इंजर्ड पार्ट है उसको अगर वाटर वेटेबल सरफेस से कांटेक्ट नहीं करवाएंगे तो वहाँ पे कोएगुलेशन अपना ख़त्म हो जाएगा। कैल्शियम आयंस इज़ वेरी नेसेसरी। कैल्शियम जो है बहुत सारी सीरीज़ ऑफ सीक्वेंस ऑफ कोएगुलेशन को एक्टिवेट करने के काम आता है। तो वो अगर एलिमेंट प्रेजेंट ना हो या डेफिशिएंसी हो जाए कैल्शियम की, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाए, तो क्या होता है, कोएगुलेशन प्रिवेंट हो जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन में हीलिंग होना बहुत स्लो डाउन हो जाता है और बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। साथ ही बायोलॉजिकल ओरिजिन के कोई सब्सटेंस अगर ऐड कर दिए जाए तो लाइक प्रोटामिन्स, पेप्टोन, हेपारिन, हिरियोडिन एंड फेनिडिन। ठीक है, अगर फर्स्ट कोएगुलेटिंग फैक्टर है फ्रेंड्स फिब्रिनोजन। अगर फिब्रिनोजन का प्रेसिपिटेशन हो जाए तो कोएगुलेशन की प्रोसेस आगे बढ़ेगी ही नहीं। और लास्ट इज एडिंग एजोडाइज एंड सिंथेटिक प्रोडक्ट्स लाइक शियागो ब्लू और ट्रिपिन्स रेड एक्सेट्रा। ये सारे सब्सटेंस अगर ऐड कर दिए जाए तो वहाँ पे कोएगुलेशन प्रिवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन परप्यूरा एंड इट्स टाइप। फ्रेंड्स, परप्यूरा इज a disorder or a condition in which we see the इंटरसेल्युलर ब्लीडिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि इंटरवेस्कुलर ब्लीडिंग होती है, सॉरी, मतलब क्या होता है, इंटरनल बॉडी में हमको ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और ब्लीडिंग हमको ये अपीयर कैसे होती है, पर्पलिश और ब्लूइश स्पॉट्स होते हैं जो स्किन पे अपीयर दिखते हैं अपने को, पैचेस लाइक होते हैं ये, इसीलिए इसका नाम है परप्यूरा। ठीक है फ्रेंड्स, और 3 टाइप्स के परप्यूरा होते हैं। फर्स्ट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, जिसमें नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, थ्रोम्बोसाइट्स मीन्स की जो प्लेटलेट्स हैं उनकी कमी के कारण परप्यूरा हो रहा है। सेकेंड इज इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉज अननोन है और प्लेटलेट्स का काउंट कम हो रहा है और परप्यूरा अपीयर हो रहा है। और थर्ड इज थ्रोम्बोएस्थेनिक परप्यूरा, इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, प्लेटलेट का काउंट तो एज इट इज़ है, लेकिन यहाँ पे फिर भी एक्सटर्नल या कुछ डिजीज़ है जैसे कि इनहेरिटेड डिजीज़ होते हैं लाइक हीमोफीलिया, उस कंडीशन में हमको थर्ड टाइप देखने को मिलता है कि थ्रोम्बोस्थेनिक परप्यूरा की कंडीशन बनती है। नाउ 15 मार्क्स क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम पढ़ के आए हैं कोएगुलेशन में जब ब्लड शेड होता है तो उसकी फ्लूइडिटी लॉस्ट हो जाती है और कुछ ही मिनट्स में क्या होता है, वो एक सेमी सॉलिड जेली पार्ट अलग हो जाते हैं और क्लियर फ्लूइड लिक्विड पार्ट अलग हो जाता है जिसको बोलते हैं सीरम। और फर्दर क्या होता है, यहाँ पे क्लॉट जो है वो रिट्रैक्ट होने लगता है, उसका वॉल्यूम कम होने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस कंडीशन में क्या होता है, फर्स्ट फिब्रिनोजन एक्टिव हो जाता है, वो जो फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर होता है। और इसके बाद में अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में अगर ये कंडीशंस देखेंगे तो एक माइन्यूट ग्रैन्यूल के हिसाब से अपीयर होता है, उसके बाद ये डिसइंटीग्रेट होती रहती है और वहाँ पे क्लम्प का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि सारे ग्रैन्यूल्स जो हैं वो आपस में एक निडल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, निडल से वो यूनाइट होके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और फिर वहाँ पे बल्क ऑफ ब्लड जो है जमा हो जाता है एक ही जगह पे और वो एक मैशवर्क बना लेता है। ठीक है, नाउ इट इज़ टू बी नोटेड दैट कोएगुलेशन इज़ प्रॉपर्टी ऑफ द प्लाज्मा अलोन। जो प्लाज्मा है उसमें ही कोएगुलेशन की प्रॉपर्टी होती है, इसमें रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल्स जो हैं इनका कोई रोल नहीं होता है, ये सिर्फ आके अधेयर होते हैं एंड ये क्या करते हैं, बस ये मैशवर्क क्रिएट करने के काम आते हैं, जिसके कारण हमको जो क्लॉट का अपीयरेंस और जो कलर है वो रेड कलर मिलता है हमको। ठीक है फ्रेंड्स, अब नॉर्मल कोएगुलेशन टाइम जो रहता है अबाउट 6 to 17 मिनट्स का होता है इन अ ग्लास ट्यूब एंड 19 to 60 मिनट्स का होता है इन सिलिकॉनाइज ट्यूब। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम जो होता है 2 to 5 मिनट्स का होता है। ठीक है, बाय डिटरमाइंड बाय ड्यूक्स मेथड। और वो उन्होंने कैसे देखा था, ईयर लोब्यूल को पंचर्ड करके ब्लीडिंग टाइम नोट किया था उन्होंने नॉर्मल। अब व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अगर कोएगुलेशन प्रिवेंट हो गया फ्रेंड्स
तो हमारी जो ब्लड लॉस की टेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि हमको बाद में अनहेल्दी कंडीशन में लेके जाएगी। सो इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? कोएगुलेशन इज़ इनॉर्मस, अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है एक तो ये, जिसमें कि ब्लड कोएगुलेट होता है और ब्लीडिंग वेसल्स बिकम प्लगेटेड ऑफ बाय अ क्लॉट, जिसमें यहाँ पे रिट्रैक्शन ऑफ क्लॉट होगा जो कि रप्चर्ड वेसल्स को कंप्रेस करते हैं और फर्दर ब्लीडिंग को प्रिवेंट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड 1904 में मैराटविज ने डिस्क्राइब किया था इसका बेसिक फैक्टर अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स ऑल्सो। ठीक है फ्रेंड्स, अब नॉर्मली प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम आयन प्लस फिब्रिनोजन जो होते हैं वो नील रहते हैं, लेकिन अगर शेडिंग हो रही है ब्लड की तब थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट करता है, इनएक्टिव जो थ्रोम्बिन पार्ट होता है उसको एक्टिवेट करता है और वहाँ पे कैल्शियम आयन मिलते हैं, तो वो थ्रोम्बिन एक्टिव होता है और फिर फिब्रिनोजन को एक्टिव करता है फिब्रिन रिलीज़ करने के लिए, फिर वो क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे में। तो इंट्रिंसिक पाथवे में हमको फैक्टर 12 के साथ में 11, 9, 10 सेकेंड एंड फिब्रिनोजन एंड फिब्रिन के साथ क्लॉटिंग हो रही है, लेकिन एक्सट्रिंसिक पाथवे में हमको एक टिश्यू फैक्टर और फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7 यूज़ होता है जनरली, जो डायरेक्ट रिएक्शन करवाता है क्लॉट फॉर्मेशन की। टोटल 13 ब्लड कोएगुलेटिंग फैक्टर्स के नाम दिए हैं जो हमने पहले भी याद किए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एनीमिया एंड राइट इट्स टाइप्स। सो हमने देखा एनीमिया इज़ अ मेडिकल कंडीशन होती है इन विच रेड ब्लड सेल काउंट और हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन इज़ लेस देन द नॉर्मल रेंज। सो व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज? फर्स्ट इज़ फॉर मैन, एनीमिया की जो रेंज होती है वो लेस देन 13.5 ग्राम टू 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड रहती है, और इन फीमेल्स देखा जाए तो 12 to 14 ग्राम पर 100 ml के बिलो जो कंडीशन होती है उसको एनीमिक कंडीशन बोलेंगे। अब एनीमिया के रीजंस हमने देखे थे फ्रेंड्स, क्या 4 पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, या तो फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रहा है या सिंथेसिस नहीं हो पा रहे हैं प्रोजेनाइटर सेल्स, या बोन मैरो ही डिजीज्ड है। उसके अलावा अगर फॉर्मेशन तो हो गया लेकिन उसका प्रॉपर मैचुरेशन नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर आयरन कंटेंट नहीं है, मेटल कंटेंट नहीं है जो कि उसका फॉर्मेशन कर पाए, उसके फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं मिल रही है उसके फॉर्मेशन और डेवलपमेंट के लिए। फिर उसके बाद फॉर्मेशन हो गया, उसका डेवलपमेंट हो गया, मतलब मैचुरेशन हो गया, अब उसका डिसइंटीग्रेशन या डिस्ट्रक्शन आरबीसीज का ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि कंडीशन लाइक इन मलेरिया क्या होता है, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स का काउंट कम होने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्प्लीनोमेगेली भी फर्दर स्टेजेस में देखने को मिलती है हमको, और रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्शन बहुत हाई रेट में चलता है। उसके अलावा डिस्ट्रक्शन भी नहीं हो रहा है तो कोई भी एक्सीडेंटल या कोई भी इंजरी के कारण एक्सेसिव ब्लड लॉस होने की कंडीशन में हमको एनीमिक कंडीशन देखने को मिलेगी। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, इसके मतलब इनिशियल स्टेजेस में ये एसिम्टोमेटिक भी होता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली इसके सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो फर्स्ट इज़ फील टायर्ड, बिकम ईजिली फटीगनेस मिलेगी हमको, पेलनेस देखने को मिलेगी, फीलिंग ऑफ हार्ट रेसिंग मतलब पैल्पिटेशंस बढ़ने लग जाएंगे, शॉर्ट ब्रेथ होगी, और साथ ही हार्ट प्रॉब्लम्स अगर पहले से ही परसिस्ट कर रही है तो वो और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, एनीमिया को फर्स्टली डायग्नोज कैसे कर सकते हैं हम? कंप्लीट ब्लड सेल काउंट करवा के। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन है जिससे इनिशियली स्टेज में एनीमिया हमको डायग्नोज हो जाएगा और हम इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट वहीं से ही स्टार्ट कर सकते हैं। सिम्टम्स ऑफ एनीमिया आर टायर्डनेस, फटीगनेस, पेलनेस, palpitations and become breathlessness, and additional symptoms it may include hair loss also, malaise and worsening of heart problems. So what causes anemia? Any process that can disrupt the normal lifespan of red blood cell. Normal red blood cell का लाइफ स्पैन कितना होता है फ्रेंड्स? 120 डेज। अगर इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन हो रहा है या रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रहा है तो हमको एनीमिक कंडीशन देखने को मिलेगी। मोस्ट कॉमन टाइप्स कौन से होते हैं? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया एंड फैंकोनीज एनीमिया।
ठीक है फ्रेंड्स। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमको नाम से इस पता चल रहा है कि आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, और ये वेरियस डिजीज़ में लाइक स्टमक अल्सर्स हो गया, कोलन कैंसर हो गया, इसमें देखने को मिलेगी, या फिर कुछ ड्रग्स है जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, इनके लॉन्ग यूज़ के कारण देखने को मिलेगी। इन्फेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि उनकी डाइट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, इसीलिए उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। थैलेसीमिया क्या होता है, जिसमें कि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम होता है, और ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दो तरह के होते हैं, अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया, ऑल्सो नोन एज कूलीज एनीमिया। So this is all about blood. Thanks for watching.